राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि आज हम आपके सामने आएंगे और दिल्ली वालों की जो समस्या है उसे रखेंगे और दिल्ली में जो नाटक चल रहा है राजनेताओं का उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि जिनके पास जो जिम्मेदारी है, जिन्होंने लिया है, मांग के लिया है जनता से, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जगह राजनीति क्यों कर रहे हैं। इन मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे और आप अपनी राय भी रखिए, जो कि क्या इसी तरीके से भारत की राजधानी महानगर दिल्ली क्या इसी प्रकार चलता रहेगा। अगर भारत की राजधानी दिल्ली महानगर अगर इस प्रकार से चलेगा तो देश के अन्य राज्यों और अन्य राज्यों के अन्य जिलों में क्या स्थिति होती होगी या आगे चल के होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। हमने पहले भी कई बार निवेदन किया था, आग्रह किया था और अपने विचार भी रखे थे, जो कि यह भारत की राजधानी ही नहीं है। दिल्ली सिर्फ भारत की राजधानी नहीं है, यह एक अंतरराष्ट्रीय राज्य है। यहाँ विश्व की जितनी एम्बेसियां हैं वो दिल्ली में है। दिल्ली सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, दिल्ली भारत की राजधानी भी है और भारत की राजधानी में दिल्ली एक ऐसा जगह है जहां संपूर्ण विश्व की एम्बेसियां हैं, अर्थात अंतरराष्ट्रीय जगह है दिल्ली। दिल्ली से जो वातावरण बनता है, दिल्ली से जो बातें उठती है, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मायने रखता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके एक नहीं कई मौके आए हैं और सारा देश और सारा विश्व ने इसे देखा है। दोस्तों, दिल्ली में ऊपर केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जिसका नेतृत्व हमारे आपके दिलों पर राज करने वाले नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और दिल्ली के दिल पर अरविंद केजरीवाल जी राज कर रहे हैं। इन दोनों व्यक्ति को देश की जनता ने सुधार लाने के लिए चुना और आपने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा और आपने पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा, जो दिल्ली की जनता ने किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल को बदलने के लिए तैयार नहीं हुई और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी आए। जिस कांग्रेस पर आरोप लगा, विभिन्न तरह के आरोप लगे और 15 वर्षों तक जो कांग्रेस दिल्ली पे राज किया, उससे कांग्रेस को जनता ने सत्ता से ही न हटाया, बल्कि निगम में 15 वर्षों से कांग्रेस नहीं है। हम सिर्फ आज दिल्ली की बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार से समस्याओं को एक दिशा देने की जगह दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। और
कहा जाता है कि मीडिया जो है सो पक्षपात करती है, और हमने आप लोगों से कई बार कहा, जो कि अब तक मेरे सामने में जो भी बातें आई हैं मैंने उसे जनता के सामने आपके बीच में रखने का अब तक प्रयास किया है, और केंद्र और प्रदेश की सरकार से आग्रह किया कि आप उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं, और विभिन्न मुद्दे पर सकारात्मक कदम उठाकर उन समस्याओं का समाधान भी किया गया। दोस्तों, आपको याद होगा जब पीछे कोरोना को लेकर करके दिल्ली में जो स्थिति बनती जा रही थी और जो राजनीति हो रही थी, हमने उस समय इस बात को रखा, और रखने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे संज्ञान में लिया, और देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से अपने हाथ में कमान लेकर करके जो कदम उठाया, जो प्रयास किया, उसका सकारात्मक नतीजा सामने आया। और उसके बाद फिर राजनीति है, दोनों दलों को अपनी अपनी राजनीति करनी है, तो दोनों दलों ने अपनी अपनी राजनीति की, लेकिन जनता को जो मिलना चाहिए न्याय, उससे दिल्ली वालों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिली, और जो एक डर था वो समाप्त हुआ। अब हम आज जो आपसे बात कर रहे हैं वो है दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम पर पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का राज है। यह दिल्ली का दुर्भाग्य है, जो एक दिल्ली को में 3 निगम है, जबकि एक निगम जब दिल्ली में था तो बहुत ही सुचारू रूप से काम होता था। मेयर पद की मर्यादा होती थी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और हाउस लीडर का जो है सो महत्व, बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता था। अब एक ही दिल्ली में 3 निगम, उसके अतिरिक्त भी है, एनडीएमसी है और कंटोनमेंट जोन है, तो 5 हो जाते हैं। तो ये 3 होने के बाद जो दिल्ली की जो समस्या है वो घटने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है, और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। अब कर्मचारियों को इस कोरोना काल में 5 महीने से जब वेतन नहीं मिला, तो वो मुख्यालय पर जाकर के धरना प्रदर्शन करने लगे, स्वाभाविक है। और दिल्ली की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो भी सड़क पे उतर गई, जो कि यह भाजपा गलत कर रही है। और इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपने निगम को लेकर करके दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पे। अब सवाल ये उठता है, जो केंद्र में और निगम में भाजपा है, प्रदेश में आम आदमी पार्टी है, अगर ये दोनों इन समस्या का समाधान नहीं निकाल रहे और सड़क पर हैं, तो क्या दिल्ली की बागडोर फिर से एक बार कांग्रेस को सौंप देनी चाहिए दिल्ली की जनता को? जिस कांग्रेस का विरोध करके आप लोगों ने सत्ता प्राप्त किया, आज वो कांग्रेस ना तो प्रदेश में है ना तो निगम में है, और आपके हाथ में बागडोर है, लेकिन आप उस समस्या का समाधान करने की जगह विपक्षी की तरह सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। यह क्या है? इसे आप क्या कहेंगे? आप किसे गुमराह करना चाह रहे हैं? किसे दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं? किसे छलना चाह रहे हैं?
यह एक बहुत बड़ा सवाल है। या मैं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल अनिल बैजल जी से और देश के प्रधानमंत्री और शहरी विकास मंत्री दोनों से आज आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक लें और दिल्ली में जो यह राजनीतिक नाटक राजनेताओं द्वारा हो रहा है उसे रोकें। दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, वो कैसे मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, कहाँ से पैसे आएंगे और उन्हें नियमित रूप से समय पर वेतन मिले ताकि वो भारत की राजधानी दिल्ली, महानगर दिल्ली को साफ सुथरा स्वच्छ बना करके रख सके। इस दिशा में कदम उठाया जाए। इन राजनीति से जो नाटक है, जो आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगा रही है और भाजपा आम आदमी पार्टी पर, इस आरोप प्रत्यारोप के खेल को बंद किया जाए। दिल्ली वालों को इस कोरोना काल में कम से कम महामारी के साथ साथ आने वाले समय में जो मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के प्रकोप बढ़ते हैं उससे बचाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया जाए ताकि दिल्ली की जनता शांतिपूर्वक अपने रोजी रोजगार की दिशा में काम करे, इन नाटक में न उलझे। हम लगातार आप लोगों का ध्यान समय समय पर आकृष्ट करते रहे हैं और हमने जिन मुद्दों को आपके समक्ष रखा है, हमने पाया है अब तक जो केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, उपराज्यपाल ने गंभीरता से उसे लेकर निदान भी किया है। इसके लिए मैं दिल से आप सभी एजेंसियों का शुक्रिया अदा करते हैं। आज यह एक मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो अब आने वाले समय में चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया का प्रकोप बढ़ेगा। इसे नाटक के रूप में नहीं, हकीकत में इसका कैसे निदान हो सकता है उस दिशा में कदम उठाया जाए और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। जहां तक दिल्ली नगर निगम की स्थिति है, दिल्ली नगर निगम में हकीकत यह है, जो दिल्ली नगर निगम में एक विभाग है, भवन निर्माण विभाग। ऐसे तो नगर निगम में काम कराना आसान नहीं था, लेकिन अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जो बहुत सुधार नगर निगम में भी हुआ है। और बहुत पहले तो एक जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए लोगों के पांव के जूते घिस जाते थे और अन्य कामों का जो स्थिति था, अगर जब तक आपके पास कोई उच्च पैरवी ना हो और अगर पैरवी होने के बावजूद भी जब तक लेन देन नहीं होता था, काम ही नहीं होता था। हमने उस वक्त को भी देखा है। और आज बहुत सारे मसले ऑनलाइन होने के कारण और यंग जनरेशन के आने के कारण, सक्रियता के कारण बहुत सारे दिशाओं में सकारात्मक बदलाव हुआ है और होना चाहिए, क्योंकि यह भारत की राजधानी दिल्ली है
यहाँ से एक संदेश जाता है। लेकिन अभी भी दिल्ली में नगर निगम के अधीन जो भवन निर्माण विभाग है, मैं एक बहुत बड़ा सवाल रख रहा हूं। आप लोग इसे गंभीरता से लें, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो भी इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इस पर सकारात्मक कदम उठा सकते हैं, उनसे हमारा निवेदन है, और खास कर करके पीएमओ से और एलजी महोदय से और मुख्यमंत्री से, इन तीनों से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि यहाँ दिल्ली में जो नगर निगम है उसमें आर्थिक समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमने पीछे अपने संवाददाता के माध्यम से मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, हाउस लीडर, विभिन्न जोनों के चेयरमैन से बात किया और इस सवाल को रखा, अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मुद्दे को उठाया और पूछा जो कि आप लोग इसके रोकथाम की दिशा में क्या करेंगे, क्योंकि इस बार जो टीम सभी जगह सारे के सारे यंग डायनेमिक हैं, काफी सुलझे हुए हैं और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के जो हाउस लीडर हैं वो एडवोकेट भी हैं, काफी शिक्षित भी हैं, काफी जानकार भी हैं। मेयर जयप्रकाश, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहता है, वो भी ग्रास रूट के लीडर हैं। दम जयप्रकाश नारायण जी की तरह वो भी जो है सो काफी सरल हैं। लेकिन आज यह खबर जब मिला जो उन्हें कोरोना हो गया है, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं, तो मुझे काफी दुख हुआ। और हमने अभी प्रतिपक्ष भी चल रहा है, हमने अपने पूर्वजों से आग्रह किया, निवेदन किया कि जमीन से जुड़े मेयर को शक्ति प्रदान करें कि वो जल्द से जल्द कोरोना से जीत कर करके फिर से अपने काम के लिए लौट आए, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को बहुत ही जरूरी है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और डिप्टी चेयरमैन हैं वो भी काफी डायनामिक हैं और सभी ने एक स्वर में कहा कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के मसले पर जीरो टॉलरेंस। जब मेरे पास इंटरव्यू आया और हमने उसे चलवाया तो मुझे बहुत खुशी हुई, जो कि जोन के चेयरमैन से लेकर, करोलबाग जोन का चेयरमैन से लेकर विभिन्न जोनों के चेयरमैन और सिविक सेंटर में बैठे हुए मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, हाउस लीडर, सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और निगम की छवि सुधरे, साथ साथ आर्थिक रूप से निगम सुदृढ़ हो। यहां तक बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। लेकिन जिस प्रकार से मेरे पास कुछ मुद्दे फिर आए तो मैं सोचने पर विवश हो गया, जो अगर अभी भी इस पे अंकुश नहीं लगा और निगम की आर्थिक स्थिति को नहीं सुदृढ़ किया गया तो आखिर
कब यह सुधरेगा? आज स्थिति यह है, जो बेखौफ डीएमसी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, बेखौफ। इससे अच्छी स्थिति पूर्व काल में थी, जब अवतार सिंह जी मेयर थे। उस समय में जो अभी हाउस लीडर हैं, डिप्टी मेयर थे, और कुछ मुद्दे जब उन लोगों के संज्ञान में लाया गया तो कार्रवाई की गई, कार्रवाई हुई। लेकिन अब जो स्थिति देखने को मिला है, उसमें यह नजर आ रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक कार्रवाई जो है कहीं न कहीं रुक रही है। इसके एक कारण ये भी हो सकते हैं, जो कि करोलबाग जोन में डीसी नहीं थे, डीसी का पद खाली था, और हेडक्वार्टर में कमिश्नर का पद खाली है। जब तक वर्षा जोशी जी थी कमिश्नर, निगम में काफी सुचारू रूप से कार्रवाई हो रहा था, और कई दागियों के ऊपर सख्त कदम भी उठाया गया इंजीनियरिंग विभाग के। वर्षा जोशी जी के जाने के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कमिश्नर का पद खाली है, वहां कोई अस्थाई कमिश्नर नहीं है चार्ज में। और उसी प्रकार से करोलबाग जोन में 4 दिन पहले तक कोई अस्थाई डीसी नहीं था। जब आईएएस टॉपर 1914 बैच की आईएएस टॉपर ईरा सिंघल को करोलबाग जोन का डीसी का चार्ज दिया गया और यह जानकारी पहुंची हमारे पास, तो मैं दिल से बहुत खुश हुआ। जो बड़े दिनों के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की टॉपर को करोलबाग जोन मिला है, जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सबसे प्रमुख जोनों में से एक है। और ईरा सिंघल अपनी कार्य दक्षता के माध्यम से करोलबाग जोन को एक ऐतिहासिक जोन बनाने का काम करेगी, क्योंकि वो काफी सजग और कानून के प्रति निष्ठावान अधिकारी रही हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार ने उन्हें महिला एवं बाल विभाग में स्थानांतरित कर दिया। वो 3 दिन ही मात्र करोलबाग जोन में रह पाई। उनके जगह अभी सोमवार को कल राकेश गोयल डीसी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये करोलबाग जोन के 6ठे डीसी इस अवधि में होंगे, जो वहां के ईई कुमार महेंद्रा के कार्यकाल में ईई भवन कुमार महेंद्रा ने
ये छठे डीसी को ये देखेंगे। भवन निर्माण विभाग की जिम्मेवारी मूल रूप से ईई की होती है, जो वो अपने सभी समकक्ष अधिकारियों को बताएं कि किस प्रकार से डीएमसी एक्ट का उन्हें पालन करना है। अगर कहीं उल्लंघन हो रहा है तो रोकथाम करें और कानूनी प्रावधान के तहत जो प्रक्रिया है उसे किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य बस मुझे यह कहना पड़ रहा है, जो देखिए मैंने आज तक कुमार महेंद्रा को देखा ही नहीं, कभी मिला भी नहीं, इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं जानता। लेकिन उनकी कार्यशैली से मेरे पास जो प्रमाण है वह यह दर्शाता है कि ईई करोलवाद लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराज्यपाल कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, यहां तक कि अपने कमिश्नर तक को, जोन के डीसी तक को भी गुमराह कर अवैध निर्माणकर्ताओं को बचाने का काम किया है। इसका विजिलेंस जांच हो, सीबीआई जांच हो, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से जांच हो, तो शायद कुमार महेंद्रा ई का बचना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने राइटिंग में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, यहां तक कि पीएमओ को, उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और सीएम तक को गलत जानकारी दिया है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं जो आखिर इस ईई में ऐसी क्या विशेषता है जो 6 डीसी तो बदल गए लेकिन वो ही अपने कुर्सी पर कायम है इतने सारे मसले के बावजूद। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, जो मेरा उनसे कोई भी व्यक्तिगत कोई राग और कोई द्वेष नहीं है। हमने आज तक उन्हें देखा भी नहीं, लेकिन निगम को जो आर्थिक फायदा होनी चाहिए थी, कानून में जो मजबूती आनी चाहिए, उसे लाने की दिशा में इन्होंने कोई भी ऐसा सकारात्मक कदम अब तक नहीं उठाया है। इसकी निष्पक्ष जांच वरिष्ठ जब करेंगे, अब नए डीसी आए हैं राकेश गोयल, तो वो खुद देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा जो कि किस प्रकार से लगातार भवन निर्माण विभाग के इन अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने का काम किया गया। एक बातें और मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। जो शहादरा दक्षिणी जोन के चेयरमैन ने एक अखबार में विज्ञापन दिया और विज्ञापन देकर करके बताया कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में भवन निर्माण विभाग में बेलदार नाम का कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन पश्चिमी दिल्ली का, वेस्ट दिल्ली का वेस्ट जोन हो या नरेला का जोन हो, विभिन्न जोनों से
जो जानकारी मिलती है उससे ये बात सामने आया है कि भवन निर्माण विभाग को बेलदार ही चलाता है। जेई, एई, ई, यहाँ तक कि उससे ऊपर के जो अधिकारी हैं जिनके पास यह जिम्मेवारी है उनको भी वो बेलदार ही मेंटेन करता है। उनको जो बताता है उस अनुरूप ही काम होता है। बेलदार अगर चाहे तो अगर आपने बीच सड़क पे अगर आपने अवैध निर्माण कर लिया है, बीच सड़क पे अतिक्रमण करके सरकारी जगह पर, और अगर वो बेलदार आपसे खुश है तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, यहां तक कि मामला कोर्ट में भी चला जाए, न्यायालय का भी आदेश आ जाए, तब भी उस इमारत का कुछ नहीं बिगड़ता। और अगर वो बेलदार नहीं चाह रहा है तो अगर डीसी, एलजी कोई भी कह ले, किसी ना किसी भी तरीके से अगर वो आपके अपने सीमा रजिस्टर्ड जमीन के अंदर भी अगर वो भवन है और आपने आवश्यकता अनुसार परिवार बढ़ने के कारण आपने अपने बरामदे को एक कमरे के रूप में तब्दील कर लिया है, तो वो निश्चित रूप से टूटेगा, उसे तोड़ दिया जाएगा, वो नेट पे भी डल जाएगा। अगर आप उसे कभी बेचना चाहेंगे तो आप बेच भी नहीं पाएंगे। विभिन्न तरह के कानूनी दाव पेच में वह भवन फंस जाएगा। मतलब निगम में बेलदार राज की बातें आती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो इतनी सारी एजेंसियां हैं जो जांच करे तो स्वतः। अब आप देखिए, अभी आज यह इसका बहुत बड़ा प्रमाण है, सुशांत सिंह हत्याकांड में रिया चक्रवर्ती का गिरफ्तारी, यह साबित कर दिया है जो कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर कानून सही ढंग से, सुचारू ढंग से अगर अपने काम को करे तो अपराधी का उससे बच के निकलना कठिन है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से यह बात साबित हो गया जो कानून से बड़ा कोई नहीं। ऐसे इस देश में बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं और ये बात सत्य है जो कि कानून से बड़ा कोई है ही नहीं। जो लोग कानून को गुमराह करते हैं, कानून से खेलते हैं, कानून को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। कानून कानून है। कानून जिस दिन, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है, मेरे पास परसों आया एक खबर, हमारे रिपोर्टर ने लाया, जो कि यही बगल में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रजौरी गार्डन थाना का यह मसला है, जो कि एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति को गोली मारा। वो छोटी खबर है, इस तरह की खबरें आती रहती है, ये प्रेम मोहब्बत का खेल चलता रहता है। लेकिन रजौरी गार्डन की पुलिस ने वहां के जो अभी एसएचओ हैं अनिल कुमार शर्मा, वहां के जो एसीपी हैं और वहां के जो डीसीपी हैं दीपक पुरोहित, इन लोगों ने इस केस को जिस प्रकार से गंभीरता से लिया और लेने के बाद उसके एक
कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, करते 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 उसमें जो है ना, उन लोगों ने 9 पिस्टल, उस कांड के कारण 9 पिस्टल बरामद हुआ और गिरफ्तारियां हुई है। दर्जनों केसों का, विभिन्न थानाओं के लंबित मामलों का जो है खुलासा हुआ है। हम अपने दैनिक इंडिया दर्पण अखबार में इस पर एक पूरी स्टोरी प्रकाशित जो है सो विस्तृत से करने जा रहे हैं। हम अपनी पत्रिका में भी उसे स्थान देने जा रहे हैं। हम अपने न्यूज पोर्टल और अपने यूट्यूब चैनल पे भी जो है सो इस मसले को बहुत ही गंभीरता से लेकर कर करके विस्तार पूर्वक जो है सो डालने जा रहे हैं। सवाल यह एक केस का नहीं है। सवाल यह है, जब हमारी पुलिस सजग होकर के किसी भी केस के पीछे लग जाती है तो उसके परिणाम किस प्रकार से सामने आते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बैठे हुए जो हमारे अभी तत्कालीन सीपी हैं एस.एन. श्रीवास्तव जी, उनका काम करने का तरीका न कोई शोर न कोई शराबा, लेकिन जिस प्रकार से अपराधियों पर शिकंजा कसने का लगातार काम दिल्ली में हो रहा है, यह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। क्योंकि हमने अपने 3 दशक से अधिक के संपादक काल में मैंने विभिन्न समाचार पत्र पत्रिका में हमने काम किया, प्रकाशन किया, अभी भी कर रहे हैं। हमने देखा है जो जब एक केस को सॉल्व करने के बाद अगर उस केस की तह में जाने का प्रयास किया जाता है तो एक बहुत ही विस्तृत रूप से मसले निकल करके सामने आते हैं। हम फिर आज वो बात नहीं करना चाहेंगे। अभी हमने हाई कोर्ट में डाल रखा है, वो कोरोना के कारण जो है सो डेट पे डेट पड़ रहा है, जो कि किस प्रकार से, नहीं तो अभी तक न्याय हो गया होता, जो किस प्रकार से जब कोई आदमी सही काम करता है, सत्य के राह पे चलता है, कानून का पालन करता है, तो माफिया पंथ किस प्रकार से उससे पहले खरीदने का कोशिश करता है, फिर डराने का कोशिश करता है, फिर उलझाने का कोशिश करता है, यहां तक कि रास्ते से हटाने तक का काम वो करता है। और इसके एक नहीं अनेकों प्रमाण है जो 3 पुलिस कमिश्नर ने, 3 पुलिस कमिश्नर ने जांच का आदेश दिया। कई ज्वाइंट सीपी, विजिलेंस के अधिकारी, विजिलेंस के डीसीपी ने जांच का आदेश दिया, लेकिन एक संगठित माफियाओं का गिरोह उन सभी अधिकारियों के आदेश को दबाने में सफल रहा और अपने महिला गैंग के माध्यम से चरित्रवान लोगों के ऊपर झूठे झूठे मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करवा करके उसका चरित्र हनन करने का प्रयास किया। लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा सभी मामलों में वो सफेद चरित्र वाले लोग बाइज्जत बरी किए गए। लेकिन कई वर्षों का समय बर्बाद हुआ उनका।
और आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से जो नुकसान हुआ वो एक अलग। अब इन सारे मुद्दों को, इन सारी चीजों को एकत्र कर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से मैं जो है सो न्याय के लिए उन सभी लोगों द्वारा आवेदन किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए उस मामले को गंभीरता से लिया और उसकी जांच करवा रहे हैं। और अब तक तो अगर कोरोना काल नहीं हुआ होता तो सच्चाई सामने आ चुकी होती। अगर कानून सिर्फ जग जाए तो अपराधियों की क्या मजाल कि वो कानून के साथ खिलवाड़ करें। लेकिन जब माफिया तंत्रों को, जब इन तरीके के लोगों को संरक्षण दिया जाता है तो उनका मनोबल बढ़ता है और वो स्ट्रीट क्राइम से शुरू होकर वो ऊपर तक चले जाते हैं और फिर कानून विवश होने लगता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अभी अभी उत्तर प्रदेश का विकास दुबे का कांड। एक छोटा सा अदना सा आदमी किस प्रकार से सत्ता शासन के लिए चुनौती बन जाता है, पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है और पुलिस का ही तंत्र किस प्रकार से उससे मिला हुआ होता है और किस प्रकार से कानून के रक्षक की हत्या वो हत्यारा कर डालता है और अंत में कानून को, उस हत्यारे को सजा देने के लिए किस स्तर तक जाना पड़ता है या किसी से अब छुपा नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है जो अगर कानून सक्रिय हो उठे, कानून है, सभी कानून है, लेकिन उसका जो सही रूप से पालन करने का तरीका है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, दिल्ली के उपराज्यपाल से, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से, निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, सभी मेयरों से, सभी जोन के चेयरमैन से, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से, हाउस लीडर से आग्रह करना चाहेंगे, जब आपके पास कोई मसला पहुंचता है तो आप उस मसले को भेजें, कार्रवाई कराएं और महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद आप अपने ही द्वारा भेजे गए कार्यों का एक बार निरीक्षण करें। जो आपने जो आदेश दिया था क्या उसका पालन हुआ, और अगर पालन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अगर अभी कुछ मसले हैं ऐसे जो यह दर्शाता है कि आर्थिक रूप से अगर निगम कमजोर है तो इसके लिए निगम के अंदर जो काम करने वाले तंत्र हैं यह उनकी लापरवाही के कारण हो रहा है। अगर अवैध ढंग से अगर कोई इमारत बन रही है तो उसे सील किया जाना चाहिए।
यहाँ यह खेला होता है, जो स्टॉप ऑर्डर दे दो, अब यह पुलिस की जिम्मेवारी है, पुलिस को उलझा दो। अब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का काम देखे, या पुलिस जा कर करके उस अवैध बिल्डिंग के पास जा करके डंडा लेकर करके जो है सो ड्यूटी दे, जो कि यहाँ अवैध निर्माण ना हो। अगर नगर निगम भवन निर्माण विभाग ने स्टॉप ऑर्डर दिया और स्टॉप ऑर्डर देने के बाद अगर वहां निर्माण हुआ तो निगम के अधिकारी कहते हैं ये पुलिस का काम था, हमने तो उसे स्टॉप ऑर्डर दे दिया था। वो अपनी जिम्मेवारी से भाग जाते हैं, जबकि यह उनकी जिम्मेवारी है। जो अगर वो हुआ तो क्यों हुआ, वो जेई कहां था, किस एई के कार्यकाल में हुआ, किस जेई के कार्यकाल में हुआ, वो कैसे होने दिया, उसने उसे सील करने के लिए क्यों नहीं काम किया। जब वो बिल्डिंग सील होगा तो निगम को रेवेन्यू प्राप्त होगा, नियमतः काम होगा, उससे निगम की आय होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। अपने अपने हिस्से का सब बेच रहे हैं हिंदुस्तान, सब अपना अपना हिस्सा लेता है और लेकर करके कई मसले, मुझे कई लोग ये बात कहते हैं, जो आप तो आवाज उठाते हो, आप तो छाप देते हो, आप तो शिकायत कर देते हो, लेकिन क्या होता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सही बात है, क्या होता है? कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकती। और हम अपने नेताओं से हाथ जोड़ कर करके निवेदन करना चाहते हैं, जो दिल्ली वालों पर तरस खाइए। आप लोग दिल्ली वालों को दिल्ली में जीने दीजिए। कोरोना यूं ही परेशान कर रहा है, काम चलाना मुश्किल हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में परेशानी हो रही है। कब कौन पॉजिटिव हो जाएगा पता नहीं, फिर उसके परिवार का काम चलाना, उसके घर में रोजी रोजगार की व्यवस्था करना कितना कठिन है। बड़े ही मानसिक आर्थिक रूप से अभी लोग परेशान हैं। इसीलिए जिनके पास जो जिम्मेवारी है, अब जितना कर सकते हैं राष्ट्र हित में, राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हुए, राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, राष्ट्र को प्रथम मानते हुए आप अपने दायित्व का निर्वाह करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। आज देश दुनिया की बात हम नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत परेशान हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से हमारा देश कमजोर हो रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, जो पुरानी बिल्डिंगें जब टूटेगी, इसके खोखले हो चुके जड़ जब एक बार फिर से निकल जाएंगे, फिर से पुनः निर्माण जब होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। भारत का भविष्य, नए भारत की नींव एक बार सही ढंग से पड़ जाए। भारत के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आज ही हम चर्चा कर रहे थे, जो भारत महान क्यों है, भारत महान क्यों है। कहने से भारत महान है ऐसी बात नहीं है, सबसे ज्यादा भारत गुलाम रहा, लेकिन आज भी भारतीयों के अंदर जो हौसला है,
भारतीयों के अंदर जो अध्यात्म है, भारतीयों के अंदर जो त्याग है, भारतीयों के अंदर जो प्रेम है, भारतीयों के अंदर जो सहन शक्ति है, भारतीयों के अंदर जो उच्च विचार है, भारतीयों के अंदर अपने पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा है, भारतीयों के अंदर अपने गुरुओं के प्रति जो सम्मान है, भारतीयों के अंदर जो एक आत्मविश्वास है, वह विश्व में शायद ही कहीं खोजने से मिले। इसीलिए भारत महान है। भारतवासी पौधे की पूजा करते हैं, भारतवासी जल का पूजा करते हैं, भारतवासी सांप का पूजा करते हैं, भारतवासी कुत्ते का भी पूजा करते हैं, भारतवासी पत्थर का भी पूजा करते हैं, भारतवासी चांद का भी पूजा करते हैं, भारतवासी सूरज का भी पूजा करते हैं, भारतवासी हवा का भी पूजा करते हैं, भारतवासी अग्नि का भी पूजा करते हैं। क्या है ऐसा जिसकी पूजा भारतवासी नहीं करते? जो सबको सम्मान देता हो, जो सबका ख्याल रखता हो, क्या ये सब मिलकर के उसका ख्याल नहीं रख सकते? इसी को तो प्रकृति कहते हैं। यही तो सिद्धांत है, यही तो भगवान श्री कृष्ण की सोच है, यही तो मर्यादा श्री पुरुषोत्तम श्री राम का संदेश है। वो सेवरी के बैर भी खाते हैं, मित्रता धर्म को भी निभाते हैं, वो केवट का जो है सो असुर का भी ख्याल करते हैं, वो अहिल्या को भी नवजीवन प्रदान करते हैं। इतना विशाल, इतना महान देश है भारत, और उस भारत देश के हम नागरिक हैं। यह हमारा आत्मगौरव है, यह हमारा आत्मविश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत समय हो गया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी प्रतिपक्ष चल रहा है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का समय है। 17 तारीख तक आप लोग भी अपने अपने पूर्वजों को याद करें और यथाशक्ति जो भी कर सकते हैं उसे करें। राष्ट्र निर्माण के दिशा में आप जितना अपना योगदान दे सकते हैं दे। जय हिंद, जय भारत।